हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2.1, जिसमें हमने क्या करना है जी, ये आपके सामने सर्किट है। दो टाइप के सर्किट दिए गए हैं। ये हमें इस न्यूमेरिकल में मेन चीज़ ये स्टूडेंट समझाना चाहता है कि कैसे हमारे ट्रांसफार्मर हमारे काम आते हैं लोड को चलाने में, ठीक है। तो देखो ज़रा गौर से, ये कहता क्या स्टेटमेंट में, वो कहता है अ सिंगल फेज पावर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ 480 वोल्ट 60 हर्ट्ज जनरेटर सप्लाइंग अ लोड जी लोड इज इक्वल टू 4 प्लस J3 ओम, ठीक है। यानी कि आपके पास एक सिंगल फेज पावर सिस्टम है जो आपको 480 वोल्ट दे रहा है 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। और वो इतने लोड को चलाना चाह रहा है। तो थ्रू अ ट्रांसमिशन लाइन ऑफ इम्पीडेंस, यानी कि जो लाइन यानी कि लोड के साथ कनेक्ट करने के लिए जिस वायर का इस्तेमाल किया गया है, वो हमारे पास कितनी, उसकी रेजिस्टेंस कितनी है, इम्पीडेंस 0.18 प्लस J 0.24 ओम। आगे कहते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपने मुझे दिए गए क्वेश्चन के जवाब देने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम करेंगे पहले ए जूस। वो कहता है इफ़ द पावर सिस्टम इज एग्जैक्टली एज डिस्क्राइब्ड अबव इन फिगर 2.6 है, जो कि मैंने यहाँ पे ड्रा कर दिया, ठीक है। वो कहता है कि अगर इस तरह से आपको पावर सिस्टम में डिस्क्राइब आपका किया गया हो तो वोल्टेज क्या होंगे लोड के, मतलब कि VL की बात कर रहा है। व्हाट विल बी द ट्रांसमिशन लाइन लॉसेस, तो पावर लॉसेस ट्रांसमिशन लाइन के क्रॉस कितने होंगे। तो काफ़ी सिंपल उसने पूछी हुई हैं बातें, मैं आपको बताता हूँ। पहले उसने मुझे कहा है कि आपने V लोड निकाल के देने हैं मुझे, लोड के वोल्टेज, और दूसरे नंबर पर पावर लॉसेज निकाल के देने हैं लाइन के, ठीक है जी। ये हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट वाला। अभी बी जूस रहती है, ये ए जूस है। तो देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं लोड के वोल्टेज फाइंड आउट करना चाहता हूँ, मुझे इसकी इम्पीडेंस तो मालूम है 4 प्लस J3 ओम, तो मुझे इसके क्रॉस बस करंट मालूम करना होगी जिसका नाम IG है। तो IG करंट मैं कैसे मालूम करूँगा, सीधी सी बात है स्टूडेंट्स, ओहम्स लॉ लगेगा। टोटल करंट इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज ओवर टोटल रेजिस्टेंस। तो एक तो जी लाइन वाली रेजिस्टेंस आ जाएगी और दूसरे नंबर पे आ जाएगी कौन सी, लोड वाली ZL। तो देखो हम यहाँ पे बस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। V की कितनी वैल्यू है, 480 इंटू फेजर एंगल 0 डिग्री, और उसके बाद अपने पास Z लाइन की वैल्यू है 0.18 प्लस J 0.24, और उसके बाद इसकी वैल्यू है +4 प्लस आयोटा 3। तो इसको ओवरऑल आप हल कर लो। तो स्टूडेंट्स ये कैलकुलेटर पे आपने हल करना। अभी मैं आपको कैलकुलेटर पे हल करके तो नहीं दिखा सकता क्योंकि इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं है। वैसे ये काफ़ी इजी है, ये आप कर सकते हो। आपने वैसे अगर आपको ये करना नहीं आता तो आपने पता क्या करना है, वहाँ पे यूट्यूब से इसका लेक्चर ले लेना है कि कैसे हम कम्प्लेक्स नंबर्स को, यानी कि कैसे एक फेज़र वैल्यू को हम रेक्टेंगुलर वैल्यू से डायरेक्ट कैलकुलेटर पे हल कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसकी जो मेरे पास वैल्यू आती है अपने पास इस करंट की, वो है 90.8 इंटू फेज़र एंगल माइनस 37.8 डिग्री, ठीक है। ये मेरे पास करंट की वैल्यू आ गई है। तो देखो स्टूडेंट्स, इसी करंट की मदद से ये दोनों चीज़ें मालूम हो जानी हैं। लोड वोल्टेजेस की बात करूँ तो फार्मूला बनेगा V इज़ इक्वल टू IR। तो I इसमें IG होगी और आपको पता है R इसमें क्या होगा जी, अपना ZL होगा। तो वैल्यूज़ पुट कर दो, 90.8 इंटू फेज़र एंगल माइनस 37.8 डिग्री। तो देखो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जब लोड वोल्टेज फाइंड आउट हो गया तो अब हमें क्या मालूम करनी है, पावर ऑफ लाइन। तो इसके लिए आप फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करोगे, I²R, ठीक है, I²R। तो IG का स्केयर आएगा क्योंकि हमारे पास जो अपने मतलब के I है, यहाँ पे करंट फ्लो करने वाली है वो है IG, और दूसरा R की जगह आ जाएगा Z लाइन, क्योंकि हमने लाइन के क्रॉस पावर मालूम करनी है। ये फार्मूला आ गया I²R की फॉर्म में, ठीक है। अब I² का मतलब कि सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड का स्केयर स्टूडेंट्स लेना, ना कि उसका एंगल बीच में डालना है, क्योंकि पावर हमारे पास सिर्फ इसकी जो होगी, सिंपल आप याद रखिएगा, जब आप किसी रेजिस्टर के क्रॉस पावर फाइंड आउट करना चाहोगे ना तो आपने सिंपल बस मैग्नीट्यूड लेनी करनी है, एंगल नहीं लेना। लेकिन जब आप किसी मतलब के वोल्टेज सोर्स के क्रॉस पावर मालूम कर रहे हो VI के फार्मूले से, या आप लोड के क्रॉस मालूम कर रहे हो, फिर आपको ये मतलब कि एंगल वगैरह बीच में रखना होगा। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब मैं पावर मालूम करने लगा हूँ, I²G मतलब कि ये आ जाएगा 90.8 होल का स्केयर, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ये V लोड शायद अभी मालूम नहीं हुई, हमारी रहती है, हाँ V लोड भी रहती है। स्टूडेंट्स देखो, ये हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास था अपने पास IG का वैल्यू, और बीच में ZL साथ में मल्टीप्लाई होना था जो कि 4 प्लस J3 है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई देने के बाद जो अपने पास लोड वोल्टेज की वैल्यू आती है वो है 454 इंटू एंगल आता है माइनस 0.9 डिग्री, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या आते हैं, वोल्टेज आते हैं। अब ये पूरा हुआ है। अब यहाँ पे इसको हम कर रहे थे तो देखो ये आगे 90.8 का स्केयर इंटू आ जाएगा 0.8
18 ओम। अब देखो स्टूडेंट, जैसे कि हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड का इस्तेमाल किया, वैसे ही हम जी लाइन में से भी सिर्फ रियल पार्ट ऑफ रेजिस्टेंस इस्तेमाल करेंगे, जो कि सिर्फ 0.18 ओम है। ठीक है, सिर्फ इसी का इस्तेमाल किया जाएगा, दूसरी वैल्यू का इस्तेमाल नहीं होगा जो इमेजिनरी है। ठीक है, इमेजिनरी का इस्तेमाल सिर्फ मैंने आपको बताया वोल्टेज सोर्स और ये कहने के इम्पीडेंसेस वगैरह में होगा। तो हमारे पास ये आ जाती है स्टूडेंट्स 1484 वाट। ठीक हो गया जी। अब हम इसका बीज यूज़ करेंगे। बीज यूज़ में वो हमें एक नई शेप देता है, यानी कि जिसमें हम ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। काम हमारा वही होता है लेकिन ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले मैं वो शेप ड्रा करता हूँ, फिर बात करता हूँ। तो स्टूडेंट्स ज़रा गौर से देखिएगा, ये हमारे पास उसने बीज यूज़ दी हुई है और वो कहता है कि बीज यूज़ में आपने क्या करना है जी। सपोज करो कि आपके पास सबसे पहले क्या है, 1:10 टर्न रेशो के साथ एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जिसे प्लेस किया गया है जनरेटर के एंड पे। ठीक है, उसके बाद एक हमारे पास ट्रांसफार्मर है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये वाला, जो कि 10:1 यानी कि टर्न रेशो लेके आया अपने साथ। तो वो कहता है कि आपने इसमें मुझे बताना है कि लोड वोल्टेज कितने होंगे, ट्रांसमिशन लाइन लॉसेस कितने होंगे, यानी कि हमने वही दो चीज़ें फिर से मालूम करनी है। लेकिन इस दफा ट्रांसफार्मर की मदद से हम ये देखेंगे कि ये देखें स्टूडेंट्स, वही लोड मतलब कि लाइन के बीच में वही रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं और बाकी करंट भी वही आएगा, आईजी करंट, वो हम मालूम करेंगे। लेकिन इसमें हमें ये देखने को मिलेगा कि ये ट्रांसफार्मर लगाने से हमारा लॉस कितना कम होता है ट्रांसमिशन लाइन का, क्योंकि ट्रांसफार्मर लगाए ही इसीलिए जाते हैं ताकि लाइन लॉसेस को कम किया जा सके। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं इसका ड्रा करना चाहूंगा क्या जी, अपने पास आपको पता है इसका मैं क्या ड्रा करूंगा, इक्विवेलेंट सर्किट। इसको खत्म करके ट्रांसफार्मर को इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा कर दूंगा। तो मेरे पास ये सर्किट कुछ यूं बन जाएगा। देखो, पहले वाला ट्रांसफार्मर एज इट एज लगा रहेगा, क्योंकि पहले मैं दूसरा ट्रांसफार्मर को प्राइमरी वाइंडिंग से इक्विवेलेंट सर्किट उसका ड्रा करने लगा हूँ। ये मैंने आपको लेक्चर्स में समझाया हुआ है कैसे करते हैं। 480 इंटू फेजर एंगल 0 डिग्री है, IG करंट जा रही है इसमें से। ठीक है, उसके बाद इसकी टर्न रेशो भी यहाँ पे वैसे की वैसे ही है, 1:10। और अपने पास ये दूसरा कॉइल आ गया। तो देखो स्टूडेंट्स, ये पहले आ गए 0.18 ओम, फिर इंडक्टर आ गया अपना, और आगे आपको पता है स्टूडेंट होगा क्या, अपने जी लोड के साथ ए का स्केयर मल्टीप्लाई होगा। और ए का स्केयर क्या होता है जी, हमारे पास ए का स्केयर होता है टर्न रेशो, और ए हमारे पास यहाँ पे क्या है 10:1, मतलब कि 10/1 हमारे पास बनती है, यानी कि ए बराबर है 10 के इस टर्न रेशो में। तो आपको पता ही है, ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है कि जो ZL प्राइम होता है वो बराबर होता है, यानी अगर हम प्राइमरी साइड से बना रहे हो तो वो बराबर होता है A स्केयर ZL के। तो लिहाजा इस चीज़ के मुताबिक हमारे पास वो चीज़ क्या आ जाएगी, 100 टाइम्स ऑफ ZL। तो आप यहाँ पे वो उसी तरह से एक बॉक्स यहाँ पे कनेक्ट करवा दो ZL वाला, और यहाँ पे लिख दो 100 टाइम्स ऑफ Z लोड। ठीक है, अभी हम V लोड नहीं मालूम कर रहे, हम इस वक्त मेन मुद्दे पे आ रहे हैं कि ये ट्रांसफार्मर क्या इफेक्ट डालने वाला है। तो J 0.24 ओम आ गया। अभी हम मेन करंट IG की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा करता हूँ स्टूडेंट्स, इस ट्रांसफार्मर को खत्म करता हूँ। तो ये मेरे पास इस तरह से अब आ जाएगा। देखो लास्ट सर्किट जो बनेगा, ये V की वैल्यू फिर से वही 480 इंटू फेजर एंगल 0 डिग्री। अब ये सर्किट ऐसे शुरू हो जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, ये 1/10 था। ठीक है, अब पता क्या है, यहाँ पे हमारे पास A की वैल्यू है 1/10, तो A का स्केयर क्या होगा 1/100। और फिर से वही बात कि ZL प्राइम इज इक्वल टू A स्केयर ZL। यहाँ पे जितनी वैल्यूज है उनको आपने 100 से डिवाइड करवाते जाना है। तो पहले नंबर पे आ जाएगा 0.18/100, फिर आ जाएगा अपने पास इंडक्टर वाला वैल्यू J 0.24/100, और जो अपना स्टूडेंट्स देखो Z लोड 100 टाइम्स हुआ था, वो फिर से Z लोड ही रह चुका होगा। 100 से डिवाइड हो जाएगा ना 100, तो कट जाएगा। तो Z लोड आपको पता है किसके बराबर है, Z लोड हमारे पास बराबर है 4 + J3 के। ठीक है, अभी आपने करंट इसके अंदर जो फ्लो कर रही है IG, उसको कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है IG किसके इक्वल होगी, यहाँ पे टोटल वोल्टेज और टोटल आ जाएगी ये अपनी क्या नाम है इम्पीडेंस। तो 480 फेजर एंगल 0 डिग्री और बटे में आ जाएगा, ये बन जाएगा 100 पे डिवाइड करके ना आपने कैलकुलेटर पे चेक कर लेना। जो 0.18/100 प्लस J 0.24/100, क्योंकि ये सारे सीरीज में आपस में, प्लस 4 + J3। तो इसको ओवरऑल सॉल्व करने पर जो स्टूडेंट्स हमें IG की वैल्यू मिलती है वो है 95.94 इंटू फेजर एंगल -36.88 डिग्री। ठीक है जी।
अब देखो मुझे आई जी की वैल्यू तो मिली है, लेकिन इस अब मैं सर्किट को ना दोबारा उसी फॉर्म में वापस लेके जाता जाऊंगा, ठीक है। अभी अगर जब हमारे पास इस फॉर्म में ये सर्किट था, ठीक है, इस फॉर्म में, तो उस वक्त हमने इसमें वो निकालना होगा अपना, स्टूडेंट्स क्या नाम है उसका, स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें वो निकालना होगा अपना, क्या नाम है, कि पावर लाइन, यानी कि वो जो पावर के क्रॉस लॉसेस आ रहे थे। तो देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं इसकी पावर मालूम करना चाहता हूँ, आपको पता होना चाहिए कि मुझे इसकी करंट पता होनी चाहिए, इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि वहां पे तो आईजी कर रहा है, लेकिन इस टर्न रेशो के बाद यहाँ पे कोई और ही करंट फ्लो कर रहा होगा, जिसका नाम हम रखेंगे आई लाइन, ठीक है। आई लाइन को अगर मैं मालूम करना चाहूँ तो आपको याद होगा हमारे पास फार्मूला होता था ट्रांसफार्मर के लिए, जो मैंने आपको स्टडी भी करवाया, कि अगर हम आई पी और आई एस करते हैं तो वो बराबर होता है 1/a के, ठीक है। तो अगर मैं आई एस को, क्योंकि ये सेकेंडरी साइड हमारी बन जाएगी, तो अगर मैं आई एस को मालूम करना चाहूँ तो फार्मूला बन जाएगा, आई एस उधर चला गया a टाइम्स ऑफ आई पी, यानी कि हमारी जो आई लाइन है वो बराबर है a टाइम्स ऑफ आई जी। और a हमारे पास किसके बराबर आया था, a हमारे पास बराबर आया था यहाँ पे 1/10 के, वो देखें वो हमने निकाला भी था, a इज इक्वल टू 1/10, जो कि मैंने उसका स्केयर 1/100 लिखा हुआ है, तो 1/10 के बराबर आया था, यानी कि हमारे पास ये बराबर होगी 1/10 टाइम्स ऑफ आई पी, आई जी। तो मल्टीप्लाई बाय 95.94 इंटू फेजर एंगल माइनस 36.88 डिग्री, तो ये स्टूडेंट्स इशारिया एक कदम पीछे हट जाएगा, 9.594 आ जाएगा इंटू फेजर एंगल माइनस 36.88 डिग्री एम्पेयर। ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब आप पावर निकाल लो, पावर लॉसेस अक्रॉस लाइन, तो आपको पता है आई लाइन इस्तेमाल होगी जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड इस्तेमाल की जाएगी, और दूसरे नंबर पे अपने पास ये जो इंडक्टेंस हमारी आई है, इसके अंदर जो रियल पार्ट है सिर्फ उसी का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि स्टूडेंट्स जो बनता है आप सबको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो मैं बता ही देता हूँ, टेंशन नहीं लेनी है आपने, ठीक है। तो पावर लॉसेस अभी आपके सामने मालूम करने लगा हूँ मैं। तो स्टूडेंट सीधी सी बात है, हमारे पास इसके अंदर जो रियल पार्ट है, आपने ना डायरेक्ट बस ये देखना, लोड वाली को छोड़ देना, लोड का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, वो एक अलग ट्रांसफार्मर था। 0.18 को आपने देखना है, तो देखो इसमें रियल पार्ट वाला ये है हिस्सा, और आई लाइन हमने अभी अभी मालूम किया, तो फार्मूला वही लगेगा, आई लाइन का स्केयर साथ में आर लाइन, यानी कि जो लाइन इम्पीडेंस है उसका रियल पार्ट, तो आई स्केयर मतलब कि ये बन जाएगा 9.5, ये इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है ना, इसका स्केयर प्लस आर लाइन कितना 0.18, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता होता है 16.7 वाट, ठीक है। अब ये आ गया। अब लास्ट में जो चीज़ रह जाती है वो है स्टूडेंट्स लोड के क्रॉस हमने जो वोल्टेज फाइंड आउट करने थे, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे करंट मालूम होनी चाहिए, इसकी करंट। अब इसकी करंट भी मालूम करना यार, अगर आपको नहीं पता तो यार मैं कहता हूँ यार फिर आपने कोई चीज़ अभी तक नहीं समझी। पता कैसे, देखो लोड करंट है यार, फिर से वही चक्कर हो जाएगा। इसके लिए जो इनपुट करंट होगी वो आई लाइन वाली करंट होगी और ये टर्न रेशो होगी, तो फार्मूला क्या बनेगा, देखो वही आई लाइन अवर आई लोड इज इक्वल टू 1/a होगा, और आपके सामने ही है 1/a मतलब कि आएगा 1/10 आ जाएगा, 1/a, एक मिनट, 1/a आएगा, तो ये आ जाएगा 1/10। तो देखो ये 1/10 तो होगा, हमने आई लोड मालूम करनी है, बटे में होगा 1/10, क्योंकि हमारा a जो है वो 10:1 के इक्वल है, तो 10 के इक्वल आ जाएगा a, तो लिहाजा बटे में 10 होगा। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे आई लोड बराबर आ जाएगी 10 टाइम्स ऑफ आई लाइन, 10 टाइम्स ऑफ आई लाइन को जब 10 से ज़रब देंगे तो देखो स्टूडेंट्स फिर से वही करंट आ जाएगी जो हमें स्टार्टिंग में मिली थी। तो ये कितनी थी आई लाइन हमारी, 594 इंटू फेजर एंगल माइनस 36.88 डिग्री ये आया था। तो आई लोड हमारे पास कितना आ गया, फिर से उतना ही आ गया जितनी करंट थी स्टार्टिंग में, 95.94 फेजर एंगल माइनस 36.88 डिग्री। अब आपको पता है वोल्टेज कैसे मालूम करना है, फार्मूला लगा दो, वी लोड इज इक्वल टू आई लोड इंटू जी लोड। तो आई लोड आपके पास कितनी है, 95.94 इंटू फेजर एंगल माइनस 36.88 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद जो आपके पास अपना वो है जी लोड, वो है 4 + j3, इन दोनों को मल्टीप्लाई जब हम देते हैं तो हमारे पास वोल्टेज आ जाते होते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैं लिखने लगा वी लोड इज इक्वल टू 479.7 इंटू फेजर एंगल माइनस 0.01 डिग्री। तो ये आपका आंसर है, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। तो बस यहाँ पे आपका ये न्यूमेरिकल डन होता है, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।